हिमाचल प्रदेश से आई है। हिमाचल के सोलन में कॉस्मेटिक फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। एक शख्स की मौत हो गई है, 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले एक बड़ी खबर है। सोलन में भीषण आग का कहर, कॉस्मेटिक फैक्ट्री में लगी है आग, एक की मौत की जानकारी मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में शुक्रवार दोपहर एक परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे 84 मजदूर अंदर ही फंस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया। इस हादसे में कुल 31 मजदूर घायल हुए। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान 5 लोग बिल्डिंग के छत से कूद गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई, बल्कि 4 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर देर रात तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और वहीं नासिक के सिन्नर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नासिक सिन्नर में आदिमा ऑर्गेनिक नाम की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। इसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आसमान में आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। कूलिंग प्रोसेस के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल की जाँच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी की पार्किंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विलेसिया होम सोसाइटी में शुक्रवार रात बड़ा हादसा टल गया। यहां सोसाइटी बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सोसाइटी के गार्ड्स ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार ऑनर कार को पार्किंग में पार्क कर रहा था। इस दौरान अचानक उसकी टाटा नेक्सा कार में आग लग गई। कार ऑनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। और अब बात करते हैं पहाड़ों में जारी बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बर्फ की चादर से लिपटा ये जम्मू कश्मीर का डोडा क्षेत्र है। डोडा की भद्रवाह घाटी में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी हुई है। बर्फबारी के बाद भद्रवाह में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। हालांकि कई रास्ते बंद होने से टूरिस्ट को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पर्यटकों से भारी बर्फबारी वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए विदेशियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्कीइंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के टूरिस्ट स्कीइंग के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। साथ ही 13,000 फीट की ऊंचाई पर केबल कार की सवारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग विश्व के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जो स्कीइंग के लिए उपयुक्त है। इसलिए बर्फबारी के बाद यहाँ हर साल देश और विदेश से हजारों स्कीइंग के शौकीन लोग पहुँचते हैं। और वहीं भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी और भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 31 जनवरी के बाद बर्फबारी से शेरबीबी, मागेरकोट, मेहात कैफेटेरिया और दलबात सहित कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ। इसके बाद हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला यह हाईवे बंद होने से पर्यटकों, ट्रक चालकों और स्थानीय लोग प्रभावित हैं। हाईवे पर यातायात सामान्य करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के घर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है और साथ ही पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया है।
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है, जिसके बाद बीजेपी की 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसकी शिकायत दी गई थी। और एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी का आज ओडिशा दौरा है। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को भी पीएम मोदी करेंगे संबोधित। कल पीएम के असम दौरे पर जाएंगे, तो पीएम कल असम दौरे पर भी जाने वाले हैं और आज ओडिशा पहुंचने वाले हैं, जहां कई परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। आज पीएम मोदी ओडिशा को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी इस दौरान 3200 मेगावाट की पिट हेड ग्रीनफील्ड थर्मल पावर परियोजनाओं के पहले चरण की आधारशिला रखेंगे। एनएलसी इंडिया इस परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। साथ ही पीएम मोदी संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी संबलपुर में रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। उड़ीसा के सोनपुर के लोगों को पहली बार पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिलेगी। वहीं कल पीएम मोदी असम का भी दौरा करेंगे। और एक अहम खबर है, कांग्रेस पर ममता बनर्जी का तीखा हमला। कांग्रेस की 40 सीट जीतने की गारंटी नहीं है, हमने 2 सीट का ऑफर दिया था। देखिए, ममता बनर्जी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की ओर से नाराजगी जताई जा चुकी है कि हमने जितने भी प्रस्ताव दिए सभी प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस की 40 सीट जीतने की भी कोई गारंटी नहीं है। তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। ममता बनर्जी ने इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि टीएमसी के आगे बीजेपी की भी नहीं चलती। कल झारखंड में चंपई सोरेन ने जहां सीएम पद की शपथ ली, वहीं शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद गठबंधन के विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। गठबंधन को डर है कि उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है। गठबंधन में एकजुटता बनाए रखने के लिए विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। हैदराबाद में विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। रिजॉर्ट के आसपास लगभग 80 पुलिस अधिकारी तैनात हैं। प्रत्येक विधायक के साथ कम से कम 2 अधिकारी हैं। पुलिस ने रिजॉर्ट की ओर जाने वाले सभी सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए हैं। सभी विधायक यहाँ 2 दिन रहेंगे। सोमवार को रांची में फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विधायक हैदराबाद से रांची पहुंचेंगे। जेएमएम विधायक लोबिन के बगावती तेवर देखने को मिले हैं। हेमंत सोरेन के फैसले पर सवाल उठा दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जेएमएम के विधायक लोबिन और उनके तेवर बगावती नजर आ रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के फैसले पर ही विधायक ने सवाल उठा दिया है। लेकिन आज राज्य अलग होने के बाद भी आज तक जितना सारा जो मुद्दा है आज तक ये इसको धरातल पर नहीं उतरा है। और इसीलिए हमने चाहा कि अब जेएमएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया ये लोग। चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जेएमएम में असंतोष उभरने लगा है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खुलकर बगावती तेवर अपना लिया है और उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। साथ ही लोबिन ने कहा कि जमीन घोटाले पर उन्होंने हेमंत सोरेन को आगाह किया था। और अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी आज देवघर पहुंचेंगे, बाबा वैद्यनाथ की पूजा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से की गई है खास तैयारी। देखिए, झारखंड के देवघर आज पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और वहां पर बाबा वैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। झारखंड पहुंचने पर नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राहुल गांधी का स्वागत किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोगों की चुनी झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनकी जो साजिश थी उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए। और
और 17 से 18 फरवरी को बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। देश भर के पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही बैठक के आखिरी दिन पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 17-18 फरवरी को होगी। भात मंडपम प्रगति मैदान में बैठक का आयोजन होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, एमएलसी, पूर्व सांसद, मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। विपक्षी गठबंधन की एक और गांठ खुलती नजर आ रही है। बिहार, बंगाल, यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। कल सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक हुई। बैठक में नतीजा तो कुछ नहीं निकला, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने हर किसी को चौंका दिया और कहा कि अब इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, मेरे पास तो बीजेपी का भी ऑफर है। इस दौरान संजय राउत और नाना पटोले उनके पास ही खड़े थे। अंबेडकर के इस बयान के बाद संजय राउत डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। पण त्या इंडिया अलायन्सच्या अजून प्रमुख आहेत, घटक आहेत, बहुतेक पुढली एक मीटिंग। भले ही संजय राउत कह रहे हैं कि गठबंधन की गांठ नहीं खुली है, लेकिन ये भी सच है कि लगातार मीटिंग के बाद भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। इधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है, जिसके बाद आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट देने से पीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि आज से होने वाली पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। ताजमहल में होने वाले शाहजहां उर्स को लेकर याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के उर्स कमेटी ताजमहल में उर्स ताजमहल मनाते हैं, इसे रोका जाए। ताजमहल में होने वाले 359वें उर्स पर कोर्ट रोक लगा सकती है। कोर्ट ने आयोजन समिति को नोटिस देते हुए 2 दिन में जवाब मांगा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आगरा कोर्ट में रीट दायर की थी। उर्स 6 फरवरी को शुरू होने वाला है। हिंदू महासभा के नेताओं का कहना है कि ये गैर कानूनी है, इसे रोका जाना चाहिए। उसे 18 फुट कवर के अंदर जो मुर्दा खड़ा हुआ है, उसे 1580 मीटर की चादर की क्या जरूरत है? उसे सर्दी लग रही है क्या? शाहजहां उर्स कमेटी के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम जैदी का कहना है कि यहाँ विवाद खड़ा करना ही कुछ लोगों का मकसद है। और ठाणे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बीजेपी विधायक पर पुलिस स्टेशन के अंदर शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप लगा है। गोली लगने के बाद एक शख्स को शुक्रवार रात थाने के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। शिवसेना के कल्याण उल्लास नगर के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को गोली मारी गई है। गोली मारने का आरोप ठाणे के बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ पर लगा है। खबर है कि दोनों ही नेता किसी विवाद के चक्कर में ठाणे के हिल लाइन पुलिस स्टेशन गए थे। आरोप है कि यहाँ हुए विवाद के बाद विधायक ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही फायरिंग कर दी, जिसमें महेश गायकवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के सुरनकोट जंगल से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के सुरनकोट जंगल से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सेना की टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में 1 मोर्टार, 3 बम, मैगजीन के साथ 1 पिस्तौल और 5 राउंड गोला बारूद बरामद किए गए। भारतीय सेना को यह सफलता ऑपरेशन दारा सांगला के दौरान मिली है। ऑपरेशन पे निकली टीमों को आतंकियों के एक खुफिया ठिकानों की जानकारी मिली थी। इस क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान सेना ने आतंकियों की खुफिया ठिकानों में से ये हथियार बरामद किए हैं। और वहीं लखनऊ में जमीन विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लखनऊ के मलिहाबाद में परिवार के बीच चल रहे जमीनी विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप परिवार के ही कुछ सदस्यों पर लगा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
दरअसल लेखपाल की मौजूदगी में विवादित जमीन को नापा जा रहा था। इस दौरान विवाद के बाद एक पक्ष ने लाइसेंसी हथियार से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें दूसरे पक्ष से 3 लोगों की मौत हो गई। ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दिल्ली में 26 जनवरी को व्यापारी के साथ मारपीट और अपहरण की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 26 जनवरी को जहां एक तरफ पूरी दिल्ली अलर्ट पर थी, तो वहीं बमाना इलाके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में जाकर 50 लाख की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर व्यापारी को अगवा करने की कोशिश की। बदमाशों की करतूत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हाथ में बंदूक लिए बदमाश व्यापारियों के साथ मारपीट करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दूसरे आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में एक बंद कमरे में 4 शव बरामद हुए हैं। इनमें 2 युवक और 2 युवतियों के शव शामिल हैं। आशंका जताई जा रही है कि गैस लीक होने के बाद दम घुटने से सभी की मौत हुई है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सभी शवों को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं एक साथ 4 मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा मामला इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के तुशियाना में एक बंद कमरे में एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिला। इसमें 2 भाई, 1 बहन और 1 भाई की पत्नी का शव शामिल है। कर अंदर की परिस्थिति प्रतीत हो रहा है कि गैस पर कुछ चढ़ाया गया था। सिलेंडर का नॉब भी ऑन है और वो खाली हो चुका है। राहुल गांधी के काफिले के साथ चल रही एम्बुलेंस के 2 ड्राइवरों को बीरभूम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की बीरभूम पुलिस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चल रहे 2 एम्बुलेंस चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 3 वाहनों को जब्त कर लिया है। इन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसओजी की कार को टक्कर मारने का आरोप था। हालांकि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ये घटना उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश कर रही थी। इसी दौरान झारखंड के डोला मुहाने पर 2 एम्बुलेंस और एक छोटी लोडिंग वाहन की बंगाल पुलिस के वाहनों से टक्कर हो गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। इस मौके पर उनके फैंस में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। विजय ने अपनी पार्टी का नाम तमिजका वेत्ति कड़गम रखा है। इसका हिंदी में मतलब है तमिलनाडु विजय पार्टी। माना जा रहा है कि एक्टर विजय 2026 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में उतरने से मना कर दिया। विजय ने कहा कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। विजय की करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 65 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें से उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं। मास्टर थ्योरी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। उनकी नेटवर्थ 420 करोड़ रुपए है। इधर नागपुर में सेना के शौर्य संध्या कार्यक्रम में सेना के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय सेना के शौर्य संध्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस दौरान सेना के जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सेना के जवानों ने मार्शल आर्ट, मोटरसाइकिल स्टंट और अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का पहला दिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा है। उन्होंने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जमाया। जायसवाल की पारी के दम पर भारतीय टीम पहली पारी में 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। जायसवाल 179 रन पर नाबाद है और आर अश्विन 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन ओपनिंग करते हुए भारतीय कप्तान इस फैसले को सही साबित नहीं कर सके और मैच 14 रन बनाकर आउट हो गए। पहले सेशन में भारतीय टीम खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारत की वापसी कराई।
भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम को वो रैकेट भेंट किया जिससे पिछले हफ्ते उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता था। रोहन बोपन्ना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन कप और रैकेट लिए हुए तस्वीरें साझा की और मेलबर्न में अपनी जीत की तारीफ करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया ओपन में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए बोपन्ना की प्रशंसा की और उन्हें भविष्य के टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी ने बोपन्ना के पोस्ट के जवाब में लिखा, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपकी उपलब्धि भारत को गौरवान्वित करती है और आपका समर्पण कई लोगों को प्रेरित करता है। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। मालदीव्स में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने के मसले पर भारत और मालदीव के बीच दूसरे दौर की बातचीत कल दिल्ली में हुई। मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक वापस भारत लौट आएंगे। इसका पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 और प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश चले आएंगे। भारत के 80 सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशन में वहाँ सेना की मदद करते हैं। मालदीव में चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चाहते हैं भारत अपने सैनिकों को अपने देश वापस बुला ले। इसके लिए उन्होंने 15 मार्च 2024 डेडलाइन दी। भारतीय नौसेना ने सोमालिया तट के पास फिर से समुद्री जहाज को लुटेरों से मुक्त करवाया है। दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को फिर से एक समुद्री जहाज को समुद्री डाकुओं के चंगुल से मुक्त करवाया है। नौसेना को 31 जनवरी को सोमाली के पास मछली पकड़ने वाले जहाज एफपी ओमारी के हाईजैक होने की खबर मिली थी। इसके बाद रेस्क्यू के लिए आईएनएस शारदा को लोकेशन के लिए रवाना किया गया था। शुक्रवार को नौसेना की टीमों ने हाईजैक जहाज को घेर कर 7 लुटेरों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय नौसेना ने जहाज से 19 लोगों को बचाया है, जिसमें 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी हैं। अमेरिका का इराक और सीरिया पर बड़ा हमला। 85 ठिकानों पर अमेरिकी विमानों ने गिराए हैं बम। IRGC, कुड्स फोर्स और मिलिशिया समूह टारगेट पर। जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला लिया गया। एक और अहम खबर है, इराक सीरिया पर हमलों पर सेंट्रल कमांड का बयान। मिलिशिया समूहों के ठिकाने तबाह किए गए। इंटेलिजेंस सेंटर, रॉकेट और मिसाइल भी नष्ट किए गए। इधर इराक के अलमबार में हमले का वीडियो सामने आया है। अमेरिका का कई मिसाइल से हमला। मिलिशिया समूहों के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक हुआ है। अमेरिका ने ईरान में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और सीरिया की कुड्स फोर्स के 85 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। अमेरिकी सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि यूएस एयरफोर्स ने अल कैम्प शहर के पास IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाया है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। वहीं अमेरिकी हमलों पर इराकी सशस्त्र बल ने नाराजगी जताई है। ईरानी सेना ने इसे इराक की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। और बड़ी खबर है, जॉर्डन में मारे गए सैनिकों के परिवारों से मिले हैं जो बाइडेन। डोवर एयरफोर्स बेस पर परिजनों से मुलाकात की है। जॉर्डन में ड्रोन अटैक में मारे गए थे 3 शहीद। इधर यमन में हाथों में तख्तियां और हथियार लेकर हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन के खिलाफ यमन में शुक्रवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। यमन की राजधानी सना में हजारों लोग हाथों में तख्तियां और हथियार लेकर सड़क पर उतरे और गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन का विरोध किया। सेना की सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन जताया। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत ही गाजा की कार्रवाई रोकने की मांग की। बताते कि गाजा पर इजरायली हमले के बाद से हर शुक्रवार को यमन में विरोध प्रदर्शन किया जाता है।